नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमारा ये खास कार्यक्रम आप लोगों के लिए ही है। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारी डिसीज के बारे में नहीं जानते, और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे साथ जो भी डॉक्टर इस प्रोग्राम में होंगे, आप उनसे यदि कुछ पूछना चाहते हैं, आप बेझिझक हमें कॉल कर सकते हैं। आप अपनी बात जो भी आप जानना चाहते हैं पूछ सकते हैं। दूसरी चीज ये कि हम जिन डॉक्टर्स के साथ होंगे उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक स्पेशलिस्ट होंगे किसी भी चीज के। तो उससे रिलेटेड यदि आप कुछ पूछना चाहते हैं या बीइंग अ डॉक्टर यदि हमारे साथ वो हैं, आप कुछ जानना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। और आज इसकी हम शुरुआत कर रहे हैं। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर हितेश शर्मा हैं जो कि ऑर्थोपेडिक हैं। हितेश जी, बहुत स्वागत हमारे इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और हितेश जी, जैसे कि ये प्रोग्राम हम लेके आए लोगों के लिए ही, क्योंकि आमतौर पर देखा है बहुत सारे लोग होते हैं जो जुड़ते हैं, बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, और वो हमारे साथ जब धीरे धीरे जुड़ेंगे तो हम उस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन क्योंकि आप एक ऑर्थोपेडिक हैं, सबसे पहले तो मुझे लगता है लोगों को ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ऑर्थोपेडिक में किन किन चीज़ों के बारे में जानकारी उनको होनी चाहिए और किन किन चीज़ों का ट्रीटमेंट होता है। ऑर्थोपेडिक्स जैसे कि हिंदी में अस्थि रोग डिपार्टमेंट बोलते हैं, इसमें मेनली कंसर्न होता है बोन्स से रिलेटेड, जॉइंट से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, स्पाइन से रिलेटेड, सारी चीज़ें जो कि हमें मूवेबल रखती हैं, दैट इज जो हमारे मूवमेंट करती हैं, दीज आर ऑल रिलेटेड टू ऑर्थोपेडिक्स। लोग इसको सिर्फ हड्डी से रिलेटेड समझते हैं। इट्स नॉट अबाउट कि बोन्स ही रिलेटेड हैं, इसमें जॉइंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, इसमें स्पाइन भी इन्वॉल्व होती है। जो भी बॉडी पार्ट्स हम अपना मूव अपनी इच्छा से कर सकते हैं, दैट इट कम्स अंडर ऑर्थोपेडिक्स। चलिए, तो यदि आपको भी इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आप यदि काफ़ी समय से परेशान हैं, या आप नहीं समझ पा रहे हैं कि किस टाइप का पेन है, कब से है, क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात यहाँ पर रख सकते हैं। और डॉक्टर हितेश हमारे साथ हैं, वो बताएंगे भी कि आखिरकार क्या चीज़ें होती हैं। एक बात और है डॉक्टर हितेश, जिस तरीके से ऑर्थोपेडिक में बहुत सारी चीज़ें आपने बताई की होती हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जिनको बैक पेन की बहुत प्रॉब्लम होती है, या यदि कहीं चोट लगी है तो उनको काफ़ी लंबे समय तक दर्द होता है। इन सब चीज़ों को कैसे मतलब सॉर्ट आउट करें, प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है या क्या करना चाहिए, वो आइडेंटिफाई कैसे करें? देखिए, अकॉर्डिंग टू द एज बॉडी की रिक्वायरमेंट और मेटाबॉलिज्म सब चेंज होता जाता है। इनिशियली जब बच्चे होते हैं तो उनकी मूवमेंट बहुत फ्लेक्सिबल होती है, बट जैसे जैसे बॉडी बढ़ती है, बॉडी स्टिफ होती जाती है। तो हमें हर चीज़ को करने के लिए हम कुछ भी झुक के उठा लेते हैं, कभी भी कहीं से मुड़ जाते हैं, कहीं भी ट्विस्ट एंड टर्न हो जाते हैं। उस वक्त हमें ये नहीं पता होता कि हमें अंदरूनी जो हमारे लिगामेंट्स हैं, जो टेंडन्स हैं, वो टियर हो गए, चोट लग गई। तो वो दर्द हमें उस समय महसूस नहीं होता, वो हमें जैसे जैसे वो टेंडन का टियर बढ़ता है और वो जब हम उसको मूवमेंट कराते वक्त वो प्रॉब्लमेटिक होने लगता है, तब पेन शुरू होता है। तो ज़रूरी है कि हम अकॉर्डिंग टू द एज रेगुलर एक्सरसाइजेस करते रहें, खुद को मूवेबल बनाए रखें, बॉडी में कैल्शियम के रिक्वायरमेंट को कंप्लीट होने दें, ताकि वो जो हमारी बोन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू द एज ऑस्टियोपोरोटिक ना हो जाए, नरम ना पड़ जाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम जो कैल्शियम के रिक्वायरमेंट खाते हैं वो बोन एब्जॉर्ब तभी करेगी जब हम उसको मूव कराएंगे। सिर्फ कैल्शियम खाते रहने से हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी, हमें उसके साथ साथ बॉडी को एक्सरसाइजिंग करानी पड़ेगी, ताकि जो बोन्स है वो रिक्वायरमेंट में ब्लड से कैल्शियम को खींच सके। जितना वो कैल्शियम खींचेंगी उतना ज़्यादा बोन स्ट्रांग रहेगी, और जो फ्यूचर में आपकी प्रॉब्लम्स बैक पेन की और जॉइंट पेन की आती हैं, ये कम से कम हो पाएंगी। बिल्कुल। अच्छा, खाने की यदि हम बात करें, ये सवाल मेरा इसलिए भी था, जैसे आपने बोला भाई कैल्शियम की यदि कमी होती है तो एक एज के बाद हमने अक्सर देखा है लोगों को प्रॉब्लम्स जाती हैं। बट हम नॉर्मल एक एवरेज एज की बात करें, बच्चों से लेके बड़ों तक की ही यदि हम बात करें, तो किन किन चीज़ों को हम हमेशा रूटीन में अपनी लाइफ में शामिल करके रखें, रूटीन में शामिल करके रखें, ताकि आपकी जो बोन्स हैं वो हमेशा स्ट्रांग रहें? देखिए, सबसे पहले तो जंक फूड्स का आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड पड़ गया है। ये जंक फूड्स में कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम कम करा देते हैं। तो सबसे पहले तो जंक फूड से बच्चों को भी दूर रखें, खुद भी कम से कम यूज़ करें। ग्रीन वेजिटेबल्स जितने भी यूज़ करते हैं हम, उन सब में अकॉर्डिंग टू द बॉडी रिक्वायरमेंट कैल्शियम काफ़ी मात्रा में होता है। तो हमें कोशिश करना चाहिए कि हमारी हर मील में एक ग्रीन वेजिटेबल कच्ची मात्रा में हो, सिका हुआ या तला हुआ या भुना हुआ ना हो। वो ग्रीन वेजिटेबल्स को हम एज ए सलाद यूज़ करें। साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स बहुत से ज़्यादा मात्रा में बच्चों को दें, और जो बॉडी की रिक्वायरमेंट अपनी है उस हिसाब से खुद भी लेते रहें, क्योंकि मिल्क प्रोडक्ट्स में सबसे ज़्यादा कैल्शियम होता है जो योगर्ट होता है, यानी कि दही होता है। दही में बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है। साथ में पनीर में भी काफ़ी कैल्शियम होता है। ये बच्चों को भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नॉन वेजिटेरियंस जो है उन्हें तो नॉन वेजिटेरियन से मिल जाता है, लेकिन जो वेजिटेरियंस पे लोग हैं उनके लिए सबसे ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू एज
वेट, बॉडी मास, इसके हिसाब से हम उनको कैल्शियम के लिए दूध, ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत अच्छी मात्रा में दें, रेगुलर एक्सरसाइजिंग कराते रहें, और ये जंक फूड, जंक प्रोडक्ट्स, ज़्यादा तेल, ज़्यादा मसाला, ये जब हम ज़्यादा तेल या घी या कुछ भी इस तरह की चिकना पदार्थ यूज़ करते हैं, तो जो हम खाना खाते हैं उसमें जो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन है वो उसे पेट से एब्जॉर्ब ना होते हुए एक्सक्रीशन में ले जाता है, तो हमारे को जो कैल्शियम मिलना चाहिए खाने के साथ वो नहीं मिल पाता। तो रिक्वायरमेंट ऑफ फूड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, और क्या नहीं खाना है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे मान लीजिए किसी को ऐसे कोई डिसीज़ नहीं है, मान लीजिए एकदम कोई भी व्यक्ति है वो ठीक है, लेकिन समटाइम्स हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों को कभी भी अचानक से कमर में दर्द होगा या रीढ़ की हड्डी में कभी दर्द होने लगता है। आमतौर पे लोग मेडिसिन भी लेते हैं, बहुत सारे लोग जेल वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक हो जाता है। बहुत सारे लोगों को कभी कभी घुटनों में अचानक से दर्द होता है, कई बार शोल्डर्स में दर्द होता है। ये सब क्या मतलब वीकनेस है बॉडी में, या कोई और सिम्टम्स हो सकते हैं, जांच कराना चाहिए, इसके लिए कैसे उसको माने? देखिए, इंस्टेंट पेन अगर आपको हुआ है और आपने कोई चोट का सामना नहीं किया है विद इन फ्यू डेज, जो आपको याद नहीं आता कि कुछ भी चोट नहीं लगी फिर भी दर्द हो रहा है, दैट कैन बी रिलेटेड टू ओवर बर्डन ऑफ दैट जॉइंट, या उस जॉइंट को हमने ज़्यादा कुछ दिनों से यूज़ कर लिया हो और उसको हम रेगुलर एक्सरसाइज से नहीं कर रहे हैं। एक्सरसाइज नहीं होने से मसल्स टोन्ड नहीं होती, तो उन्हें आदत नहीं होती बहुत ज़्यादा मूवमेंट की। तो जब हम एक ही मिनट को ज़्यादा कार चला लेते हैं, जब राइट हैंड ज़्यादा ड्राइव कर लेते हैं, तो हमारा राइट शोल्डर जॉइंट ओवर यूज हो जाता है, तो पेनफुल हो जाता है। ये ऐसे इंस्टेंस है जिसमें हमको बहुत ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। जो जॉइंट ज़्यादा यूज़ हो गया है या जिसको हमने बहुत एक्सरसाइज से अपना टोन्ड नहीं रखा है, वो पेन कर रहा है, तो हल्का हॉट वाटर फुमेंटेशन से या थोड़ा सिकाई करने से, थोड़ा सा किसी भी डाइक्लोफेनाक का जेल वगैरह लगाने से वो चीज़ ठीक हो जाएगी। हर चीज़ के लिए हमको एनसेड्स, जो कि हम डाइक्लोफेनाक और निमेसोलाइड यूज़ करते हैं, ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये काफ़ी नुकसान भी बॉडी को देते हैं। तो जब तक प्रेस्क्राइब ना हो आपको, आप अपनी तरफ से ओवर द काउंटर जाके किसी भी तरह के मेडिसिन को यूज़ ना करें। घर में जो घरेलू उपाय होते हैं, जैसे सिकाई करना, हल्का फुल्का मालिश कर लेना, इन सब चीज़ों से पहले प्राइमरी प्रिकॉशन लें। अगर वो दर्द सस्टेन करता है तो आप नियरेस्ट किसी भी अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को दिखाइए, ताकि फिर उसको वो एक्सरे या जो भी उसको रिक्वायर्ड जांच वो करा के आपको ये बता सके कि ये प्रॉब्लमेटिक है या फिर टाइम बीइंग ऑफ पेन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं, मैं खासतौर पे यदि बुजुर्गों की बात करूं, आमतौर पर हमने देखा है कि आजकल शुगर का प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होता है। क्या यदि किसी को शुगर है और उनको भी यदि बॉडी पेन है, तो क्या ये उसके पॉइंट से हो सकता है कि शुगर का लेवल बढ़ा है, इस वजह से भी चीज़ें होती हैं? जी, शुगर, जिसको हम डायबिटीज़ मेलाइटस अपने नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं, शुगर एक ऐसी चीज़ होती है जो कि हमारी हर बॉडी के पार्ट को इफेक्ट करती है। चाहे वो बोन्स हो, चाहे वो नर्व्स हो, चाहे वो आँख हो, चाहे किडनी हो, चाहे लिवर हो। अगर शुगर की मात्रा कंट्रोल में नहीं रहेगी तो वो किसी भी ऑर्गन को डैमेज कर सकती है। सबसे ज़्यादा ज़रूरी, बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, बोन्स को गलाना शुरू कर देती है। जब शुगर ज़्यादा मात्रा में कंटिन्यूस काफ़ी एज तक बनी रहती है, तो बोन्स ऑस्टियोपोरोटिक हो जाते हैं, इजीली ससेप्टेबल टू फ्रैक्चर्स, बहुत जल्दी को फ्रैक्चर हो सकती है। आप ज़्यादा चल के आ रहे हैं, सीढ़ी एकदम से तेज़ी से उतर के नीचे आ गए, अचानक से आपको कल पैर सूज गया, आपको ये समझ में नहीं आएगा कि मेरे को कोई चोट नहीं लगी है, तो मेरा पैर क्यों सूज रहा है। दिस इज ड्यू टू स्ट्रेस फ्रैक्चर। जब शुगर के कारण बोन एकदम वीक हो जाती है, तो ज़्यादा चलने पे भी वो स्ट्रेस फ्रैक्चर करा जा सकता है। तो हर बार चोट लगे हो, फ्रैक्चर हो, ये भी ज़रूरी नहीं है। शुगर का लेवल मेंटेन रखना बॉडी के लिए, न सिर्फ ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट या अस्थि रोग के लिए नहीं, हर डिपार्टमेंट, चाहे वो गैस्ट्रो हो, चाहे हेपेटो हो, हर चीज़ के लिए आपको शुगर मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और है, कैल्शियम जिस तरीके से आपने बोला इम्पॉर्टेंट है। हम यदि आमतौर पर वेजिटेबल्स लेते हैं, मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, तमाम चीज़ों से पूर्ति होती है। एक एज के बाद, लेकिन मान लीजिए 30 प्लस की ही हम बात करें, तो क्या ये कंपलसरी है? क्योंकि मुझे लगता है आजकल की तो लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बच्चों से लेके बड़ों तक हम समझते हैं उन चीज़ों को, लेकिन जिसे जो पसंद है वो वही खाएगा। बच्चों के साथ भी बहुत प्रॉब्लम होता है कि उन्हें तो ग्रीन वेजिटेबल्स खाना नहीं होता। बहुत सारे बच्चे जो खाते हैं, बट उन्हें नहीं खाना तो नहीं खाना। ये बहुत सारे लोगों के साथ है। बड़ों में भी देखिए, वो चॉइस पे खाते हैं कि ये अच्छा है तो नहीं है। तो हम एक एज के बाद क्या करें? या तो हम कैल्शियम की टैबलेट्स कंटिन्यू करें, या फिर कुछ और कर सकते हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि पहले हम क्या खा रहे हैं और कैल्शियम कैसे जा रहा है। इंपॉर्टेंट ये है कि वो हमारी बॉडी को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। एक्सक्रीशन में निकल जा रहा है, तो हम कितनी भी अच्छी कैल्शियम की टैबलेट ले लें, कितना भी अच्छा डाइट प्रोडक्ट्स ले लें, वो हमारे लिए यूजेबल नहीं है, क्योंकि एक एज तक एब्जॉर्प्शन बहुत आसान होता है। आफ्टर 18, 20, 25 उसके बाद एब्जॉर्प्शन बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कैल्शियम का। उस समय हमको बॉडी को एक रेगुलर एक्सरसाइज मोड पे लाना पड़ेगा। एटलीस्ट 15, 20, 30 मिनट्स की रेगुलर एक्सरसाइजिंग करनी पड़ेगी, जिस एक्सरसाइज करते हुए बॉडी इतनी हीटअप हो जाए कि हमारी
जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें जो कैल्शियम की मात्रा प्रेजेंट है वो बोन्स उसको एब्जॉर्ब कर सकें। अगर ये स्थिति नहीं होती है तो आप कैसा भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले लें वो आपकी बॉडी को सूट नहीं करेगा। तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, बट अगर हम बॉडी मूवमेंट नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो कैल्शियम सप्लीमेंटेशन हमारे किसी यूज नहीं आएगा। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और आपने बताई कि सर्वाइकल और स्पाइन की भी कुछ चीज़ें हैं जो इसमें आती हैं ऑर्थोपेडिक में। इनके सिम्पटम्स क्या हैं? किस तरह से इनको हम पहचान सकते हैं और कैसे इनका ट्रीटमेंट हो पाता है? देखिए, आज के टाइम पे हर कोई खासकर यंगस्टर्स मोबाइल का काफ़ी यूज़ कर रहे हैं। मोबाइल काफ़ी यूज़ करने के कारण उनकी जो बॉडी पोस्चर है वो नीचे की तरफ ज़्यादा डाउनवर्ड्स मूवमेंट होती है नेक की, जिससे कि हमारी स्पाइनल कॉर्ड रेगुलर झुकी हुई रहती है। तो उसके जो स्पाइन का एंगुलेशन है वो इस तरह का बन जाता है कि नर्व कंडक्शन और नर्व के जो सर्कुलेशन है वो उसको स्लो कर देता है। तो अक्सर युवाओं में जो आजकल मेरे पास भी कंप्लेन लेके बच्चे आते हैं कि 17-18 साल में हाथों में सुनपन आ जाना, झुनझुनी होने लग जाना, हाथ वीकनेस कर जाना, ग्लास छूट जाना हाथ से, सुबह सो के उठते तो एक हाथ बहुत वीक लगना या एक बॉडी एक तरफ की वीक लगना, ये सारे सिम्टम्स होते हैं ओवर यूज ऑफ सर्वाइकल कॉर्ड। दिस इज नोन एज सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। स्पॉन्डिलोसिस एक तरह की शुरुआत है जो स्पॉन्डिलाइसिस की दोनों बोन्स के बीच के गैप को कम करने की। इसी तरह की जब लंबर में नीचे स्थान जो हमारी कमर है उसके तरफ जब ज़्यादा हम आगे झुक के काम करते हैं, कमर को ओवर स्ट्रेस कर देते हैं, टिक के नहीं बैठते हैं, रेगुलर स्पाइनल कॉर्ड की एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो स्पाइनल कॉर्ड के भी आसपास के नर्व कंप्रेशन होता है, जिससे कि नीचे जो पैरों में झुंझुनी जाना, पैर वीक हो जाना, ज़्यादा देर बैठने के बाद खड़े होना, पैरों के तलवे को मोटापन फील होना या ऐसा लगना कि हमारे नीचे की खाल मोटी हो गई है, दीज आर नोन एज पैरेस्थीसिया। ये सारे सिम्टम्स होते हैं लंबर स्पॉन्डिलोसिस में। तो ये सर्वाइकल और लंबर स्पॉन्डिलोसिस मोस्ट ऑफ द टाइम हमारे रॉन्ग पोस्चर और रॉन्ग मूवमेंट की वजह से होता है। हम ज़्यादा देर आगे झुक के बैठें या गर्दन झुकाएं तो ये प्रॉब्लम डेफिनेटली हमें फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी। बिल्कुल। और यदि इस तरह से मान लीजिए किसी को होता है, बहुत सारे लोग हैं कि बहुत ज़्यादा उतने जागरूक भी नहीं होते हैं, उनको लगता है कि हाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है फिर ठीक हो जाएगा, फिर वो बढ़ता है, फिर वो लगता है उनको कि मेडिसिन ले ली ठीक हो गया। एक लास्ट स्टेज इसका कुछ कि बहुत ज़्यादा यदि ये इफ़ेक्ट कर रहा है तो इसका लेवल कैसे हम पहचान सकते हैं? देखिए, इनिशियल लेवल शुरुआत होती है दर्द से, दर्द बने रहने से। आपको गर्दन में दर्द बना रहेगा, आपको कमर में दर्द बना रहेगा, ये शुरुआती लक्षण है। फिर वो दर्द के बाद धीरे धीरे वो जब सर्कुलेशन का और कंप्रेशन आना शुरू होता है तो हमें हाथों में हल्की सी चींटियां जैसे दौड़ना या एक हल्का भारीपन लगते रहना, ये सिम्टम्स आते हैं। जब बहुत ज़्यादा सीवियर होने लगता है तो हाथ पूरा सुन्न होने लगते हैं, पैर सुन्न होने लगते हैं। दिस इज द लेटर 3rd and 4th स्टेजेस ऑफ स्पॉन्डिलोसिस। उस कंडीशन में ज़रूरी है कि हम पहले तो किसी कंसल्टेंट को दिखाएं, किसी ऑर्थोपेडिक सर्जन से या किसी न्यूरो सर्जन से जाके एडवाइस दें। उसके बाद रेगुलर एक्सरसाइज गर्दन की और कमर की करें। कुछ मिथाइल कोबालामीन, कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी नर्व्स को बनाते हैं। वो वेजिटेरियंस में चूंकि सिर्फ दाल के छिलकों में मिलता है, जो हमारी दाल होती है, जिनके छिलके वाली दाल जो हम पहले यूज करते थे, उसमें विटामिन B12 वगैरह उसमें ज़्यादा प्रेजेंट रहते हैं। नॉन वेजिटेरियंस को वो हर चीज़ में मिलता है। तो वेजिटेरियंस में जो भी आजकल घरों में सब दालें भी पॉलिश दाल यूज़ करते हैं, तो बहुत कॉमनली ऐसे परिवारों में जिसमें नॉन वेज नहीं यूज़ होता है उसमें ये मिथाइल कोबालामीन और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी बहुत कॉमनली देखी जाती है, क्योंकि उन्हें वो किसी भी तरह के फूड प्रोडक्ट्स में नहीं मिलता है। तो ज़रूरी ये है कि आप कोशिश करें कि ज़्यादा छिलके वाली चीज़ों को यूज़ करें, पॉलिश चीज़ों को ना यूज़ करें। और अगर आपको इस तरह की वीकनेस आती है तो आप मिथाइल कोबालामीन सप्लीमेंटेशन चालू करें इन द फॉर्म ऑफ ड्रग्स, लेकिन वो भी आफ्टर कंसल्टेशन ऑफ एनी डॉक्टर। अच्छा, हमने हमेशा देखा है बच्चों को जब भी कभी वीकनेस हो किसी भी चीज़ के लिए, यदि ज़्यादा फीवर आ गया, कई बार खाना छोड़ देते हैं, काफ़ी दिनों तक खाते भी नहीं हैं, और उसके बाद उनको हम कुछ ऐसे डॉक्टर की ही बात करने के बाद उनको लगता है कि कभी कोई सप्लीमेंट देना पड़ रहा है, मल्टीविटामिन्स भी आते हैं, ये कितना फ़ायदा करते हैं? क्योंकि ये भी सुना है मैंने कि बहुत ज़्यादा हमें इस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, हम जितना भी करें नेचुरल चीज़ों पर जाएं, लेकिन बच्चों का आप भी समझ सकते हो कि वो बहुत सारी इतनी चीज़ों को नहीं लेते हैं, तो कैसे उनको हम करें? बच्चों में तो सप्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट होनी ही नहीं चाहिए, कि बच्चों का मेटाबॉलिज्म इतना फास्ट होता है, एब्जॉर्प्शन इतना फास्ट होता है कि हम अगर उनको किसी भी लेवल पे थोड़ा बहुत भी बॉडी में फूड प्रोडक्ट्स में मिला के देंगे तो वो उसको पूरा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो मैं पर्सनली सजेशन पे नहीं सजेस्ट करता हूँ किसी भी अटेंडेंट को या किसी पेरेंट्स को कि 15 ईयर से पहले सप्लीमेंटेशन ऑफ एनी विटामिन्स दिया जाए या मिनरल्स दिया जाए। प्रोटीन सप्लीमेंटेशन आफ्टर 12-13 इन बॉयज़ जो कि ज़्यादा एथलेटिक हैं उनके लिए दिया
सकता है, क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट ज़्यादा बढ़ जाती है, उतनी बॉडी को हम खाने में नहीं कर पाते हैं, तो प्रोटीन सप्लीमेंटेशन कैन बी गिवन। बट जो आप सप्लीमेंटेशन ऑफ विटामिन की बात कर रहे हैं, इनकी बात, इसमें सप्लीमेंटेशन बच्चों के लिए देना उस कंडीशन में है जब वो हॉस्पिटलाइज हो या बहुत दिनों तक बीमार हो, बहुत दिनों तक उनको जॉन्डिस जैसी कोई बीमारी रही हो, वो खा नहीं पा रहे हो, लिवर उनका उतना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा हो, उस कंडीशन में सप्लीमेंटेशन दिया जा सकता है। अदरवाइज लिवर अगर बच्चे का फंक्शनिंग है, अच्छी कंडीशन में है, तो अब नॉर्मल डाइट जो हम रोटी सब्जी दे रहे हैं, इससे भी वो इतना मिनरल्स और विटामिन निकाल लेगा जो उसकी बॉडी रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकता है। बिल्कुल। एक बात और है डॉक्टर हितेश, जिस तरीके से सर्वाइकल स्पाइन और हमने हड्डियों को लेके जो बात की है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लोगों को इन तीनों से रिलेटेड, यदि कोई सर्वाइव कर रहा है या इस तरह की चीज़ें कभी हो सकती हैं, किन किन चीज़ों का हम ध्यान रखें? देखिए, मेनली जो बॉडी आजकल ऑर्थोपेडिक्स पेशेंट्स बन रहे हैं, अस्थि रोग विशेषज्ञों के पास जो आ रहे हैं, वो मेनली आते हैं जो स्टूडेंट होते हैं एट द एज ऑफ 12 to 16, 17, जो कि प्रोफेशनल तैयारियां करते हैं, लॉन्ग सिटिंग्स देते हैं, 6-6, 8-8 घंटे की एक ही पोजीशन पे बैठे रहते हैं, उसके कारण उनकी स्पाइनल कॉर्ड कर्वेचर जो है वो बिगड़ जाता है, जिससे कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द जाना, ये कॉमनली उनके सिम्टम्स होते हैं। दूसरा जो एज ग्रुप होता है, सबसे कॉमनली जो इस तरह के पेशेंट होते हैं वो होते हैं 25 to 35, जो कि वर्किंग हो जाते हैं, स्ट्रेस एकदम से वर्क शुरुआती दौर में बहुत ज़्यादा उनके ऊपर रहता है, वो जाके ऑफिस में लगातार ओवर टाइम काम करते हैं, उस हिसाब से डाइट नहीं लेते, अपनी बॉडी को एक्सरसाइज नहीं कर पाते क्योंकि सुबह जल्दी जाना होता है, ये 25 to 35। थर्ड जो एज ग्रुप सबसे कॉमनली होता है वो होता है आफ्टर 60s, जब आदमी ऑस्टियोपोरोटिक स्टेज में आने लग जाता है और उसकी बॉडी में से नॉर्मली वीकनेस होने शुरू हो जाती है। तो सबसे ज़रूरी है कि हर स्टेज पे अपनी बॉडी को उस हिसाब से हम मेंटेन करके चलें। बचपन है, जब आप 12 के बाद बॉडी की रिक्वायरमेंट बढ़ती है तो उससे कैल्शियम मिले, उसको प्रॉपर एक्सरसाइज मिले। किसी भी प्रोफेशनल तैयारी जो बच्चे आज पढ़ रहे हैं, जो कंटिन्यूस 8-8, 10-10 घंटे पढ़ते हैं, उनको मेरा सजेशन ये है कि सुबह कम से कम या शाम को एनी टाइम ऑफ द बॉडी 10 से 15 मिनट, 20 मिनट बॉडी को दीजिए, ताकि वो बॉडी आपको सारे दिन की थकान और सारे दिन की जो आपने लोड उसको दिया है उसको कोप अप कर सके। और वो थकान सिर्फ एक्सरसाइज से ही उतार सकती है। लोग सोचते हैं थकान आराम से उतरेगी, लेकिन बॉडी जो यंग बॉडी होती है उसकी मसल्स की, उसकी बोन की थकान एक्सरसाइज से जाएगी। जितनी आप एक्सरसाइज करेंगे उतनी आपकी बॉडी फ्लेक्सिबल रहेगी और आपको आगे फ्यूचर में स्टिफनेस नहीं देगी, क्योंकि आज की दी हुई एक्सरसाइज आपको 60s में काम आई। तो यानी कहीं ना कहीं होता है, वाकई में आपने बिल्कुल ठीक बोला कि 25 से 35 की हम यदि बात करें, बच्चों का तो ठीक है, उछल कूद उनकी होती रहती है, लेकिन अब भी 25 to 35 की यदि बात करें तो बाकी में बहुत सारे लोग वर्किंग हैं, बहुत लंबा टाइमिंग को देना पड़ता है, और ये बात भी बिल्कुल सही है कि प्रॉपर वो अपनी डाइट ले नहीं पाते, क्योंकि हम यदि एक डाइट प्लान करके भी खाना शुरू करें तो मुझे लगता है उसके लिए भी बहुत सारा टाइम चाहिए। तो अच्छा डॉक्टर हितेश, एक बात और, चलिए मैं अपनी बात को पूरा करूंगी। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, हेमंत कुमार ग्वालियर से। हेमंत, बहुत स्वागत है, क्या कहना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं? हेमंत, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? हेमंत, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, क्या जानना चाहते हैं? जी हेमंत, क्या जानना चाहते हैं? एक्चुअली मैडम, मेरी माताजी है, वो समथिंग 55 ईयर एज ओल्ड है और उनके घुटनों की परेशानी लगातार दी जा रही है। हाँ, और घुटनों की परेशानी, काफी इलाज भी कराया, काफी ट्यूब लगाए, लेकिन बताया जा रहा है कि वो कटोरी में ग्रीस कम हो गया है, जिसकी वजह से उम्र के साथ इसका कोई परमानेंट इलाज नहीं है, जिसको लेके परेशानियां काफी हद तक बढ़ गई हैं। इसके लिए थोड़ी जानकारी चाहिए। जी डॉक्टर हितेश। देखिए, जिसको आप ग्रीस बोल रहे हैं, वो जॉइंट में एक ऐसा चिकना पदार्थ होता है जो कैल्शियम से निर्मित होता है, उसको साइनोवियल फ्लूइड बोलते हैं। अगर एज के साथ उतनी कैल्शियम रिक्वायर्ड बॉडी को नहीं मिलेगी तो वो साइनोवियल फ्लूइड कम होता जाएगा। तो जरूरी है कि आप उनको हैवी कैल्शियम डोजिंग स्टार्ट कराएं, रेगुलर उनके किसी फिजियोथेरेपिस्ट से जॉइंट फिजियोथेरेपी कराएं, और कोशिश करें कि उनके घुटने 90 डिग्री से ज़्यादा बैंड ना हो। कोई भी ज़मीन पे बैठने वाले काम, उकड़ू बैठने वाले काम, आलकी बालकी लगा के करने वाले काम बिल्कुल उनको अवॉइड कराएं, और कोशिश करें कि हर काम को या तो चेयर पे बैठ के करें या पैरों को सीधा रख के करें, क्योंकि जॉइंट अगर मोर देन 90 डिग्री बैंड होता जाएगा तो जॉइंट की स्पेस और घिसती जाएगी, क्योंकि बीच की चिकनाई नहीं है उसमें। तो बीच का जो लुब्रिकेशन नहीं होने के कारण जॉइंट डायरेक्टली एक दूसरे से घिसेगा। अगर वो घिसेगा तो आगे चल के जॉइंट वीक होता जाएगा और आपको फिर जॉइंट रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो अगर अभी इनिशियल स्टेजेस हैं तो आप जरूरी है कि प्रिकॉशन प्लस कैल्शियम
प्लस फिजियोथेरेपी, ये तीनों चीजें यूज करें। सर एक चीज और क्लियर करनी थी मेरे को, जैसे बाकी चिकित्सक जवाब देते हैं कि मतलब उम्र ज्यादा बढ़ने के साथ ये रिपेयर नहीं हो सकते, इलाज नहीं हो सकता, इसी कंडीशन में रहना पड़ेगा, तो इस चीज को लेकर ज्यादा संकोच ज्यादा है हमको। देखिए क्या है, जॉइंट एक बार घिस जाता है तो वो दोबारा से अपने आप सेल्फ रिकंस्ट्रक्ट नहीं होता। जिस तरह हमारी आंखें एक बार वीक हो जाती हैं, चश्मा लग जाता है, तो हमें ऑपरेशन के द्वारा ही नॉर्मल विजन मिल पाता है। इसी तरीके से हमारा जॉइंट एक बार घिस जाता है तो फिर दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता, हमें उसको रिप्लेस कराना पड़ेगा। कैसे, जो स्पेस घिस गई है उसको हटा के हमको एक न्यूली डिफाइंड एक नए जिसको कि प्रोस्थेसिस होते हैं आजकल, वो लगाना पड़ेगा, जिसमें कि जॉइंट पूरा लोड ले, पेनफुल ना हो, और आगे जितनी भी लाइफ 20, 30, 40 साल की पेशेंट की बची है उसको वो पेन फ्री लाइफ मिल सके। और सर वैसे रेगुलर चेकअप हम इसको जैसे कब तक, महीने में हम 2-3 बार करवाते रहें? अक्सर क्या होता है कि परेशानियां आने पर ही हम डॉक्टर और चिकित्सक के पास जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार कंडीशन हाथ से निकल जाती है। हाँ जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। रेगुलर चेकअप से ज्यादा जरूरी है कि हम रेगुलर मेंटेन घर में विदाउट चेकअप भी रखेंगे तो चेकअप की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप 6 मंथ भी एक बार अपनी मम्मी का बोन डेंसिटी कराएंगे या मम्मी का एक ब्लड चेकअप कराएंगे तो वो चल जाएगा, हर मंथ जाने से जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जरूरी है कि आप अपनी तरफ से जो प्रिकॉशंस, जो खाने पीने का परहेज, जो रेगुलर एक्सरसाइजिंग है वो करेंगे तो हमें मेडिसिन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी चेकअप के बाद। चलिए, मुझे लगता है हेमंत, काफ़ी इम्पोर्टेंट बात आपकी भी निश्चित तौर पर एक चिंता हम समझ सकते हैं। मुझे लगता है जवाब भी आपको मिला है, अब चीज़ों को फॉलो आपको करना है, तमाम चीज़ें। डॉक्टर हितेश, नी की बात क्योंकि इन्होंने करी थी, ये मैंने भी वाकई में बहुत सारे लोगों के साथ देखा है कि सबसे ज़्यादा नीज़ में प्रॉब्लम सबसे पहले आती है। देखिए, जॉइंट पेन यदि कहीं है तो वो तकलीफ देता है, लेकिन कई बार स्थितियां इतनी बन जाती हैं कि नी रिप्लेसमेंट तक करना पड़ता है। तो क्या उसके फिर क्या चीज़ें हैं, उसके बाद प्रॉपर चीज़ें ठीक ही होंगी? क्योंकि मैंने भी मेरी फैमिली में ही देखा है कि नी रिप्लेसमेंट हुआ, ऑपरेशन हुआ है, लेकिन अब उनको फिर सिर्फ चेयर पे ही बैठना, आप फोल्ड नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, बट बड़ा तकलीफ वाली चीज़ तो है। नहीं, देखिए मैम क्या है, नी रिप्लेसमेंट एक तरह का प्रोसीजर है। प्रोसीजर में इम्प्लांट बॉडी को सूट कर जाता है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर बार हो ऐसा हो, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल। क्योंकि अगर कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो नी रिप्लेसमेंट क्यों ना हो, कोई भी छोटे से बड़ा ऑपरेशन की सक्सेस रेट 100% किसी भी ऑपरेशन की नहीं होती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं है। आज हर पेशेंट का नी रिप्लेसमेंट हो रहा है और 100 में से आई थिंक या 1000 में से 1 या 2 पेशेंट होते हैं जिनमें वो जो हम इम्प्लांट लगाते हैं वो इम्प्लांट लूज हो जाता है या वो इम्प्लांट प्रॉपर फिट नहीं हो पाता। उस कंडीशन में पेशेंट दोबारा पेनफुल कंडीशन में आ सकता है। अदरवाइज रिप्लेसमेंट से अच्छा इस वक्त ऑप्शन ऑर्थोपेडिक सर्जरी में दूसरा कोई है नहीं। बिल्कुल। चलते चलते हमारे एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, भोपाल से जितेंद्र राठौर। जितेंद्र, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर साहब से मैं ये जानना चाहता था कि मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पूरे शरीर की हड्डियाँ तड़कती हैं, मतलब कड़कती हैं। जी हेलो जी जी, सुन रहा हूँ। हेलो, हाँ जी, सुन रहा हूँ सर, प्लीज बोलिए। हाँ, तो सर रात में जो है घुटनों में भी दर्द है जी, और सुबह जब उठता हूँ तो पूरे हाथ की उंगलियां भी चटकती हैं जी, और घुटने, पैर, हाथ सभी में चटकती हैं। जबकि मैंने सारे टेस्ट कराए हैं उसमें नॉर्मल आ पाए हैं। जी जी जितेंद्र जी, एक्चुअली जो टेस्ट आप करा रहे हैं वो टेस्ट आपके बॉडी में एबनॉर्मलिटी है या नहीं ये बता रहे हैं। और ये जो आप प्रॉब्लम बता रहे हैं, दिस इज ड्यू टू लैक ऑफ कैल्शियम इन जॉइंट स्पेस, जो किसी टेस्ट से पता नहीं की जा सकती। वो आपको सिर्फ बोन मास डेंसिटी, एक बीएमडी टेस्ट होता है जो आपकी मात्रा कैल्शियम, जी, वो कैल्शियम की मात्रा आपके बोन्स में बताता है, जॉइंट्स में नहीं बताता है। वो आपके बोन्स में कैल्शियम ठीक ठाक है ये बता रहा है, लेकिन जॉइंट में अगर आपका लुब्रिकेशन कम हो रहा है तो जो हर जॉइंट 2 बोन्स से बनता है और दोनों बोन्स अगर आपस में घिसेंगी तो आवाज जो आपको चटकने की आती है वो चटकने की होती है, क्योंकि वो जॉइंट के बीच का लुब्रिकेशन कम होने लगता है तो बोन्स आपस में रगड़ खाती हैं। ये लुब्रिकेशन मेंटेन होगा अगर आप रात को सोने से पहले थोड़ी जॉइंट्स को सेक लेंगे और रात को सोने से पहले हल्का फुल्का स्ट्रेचिंग कर लेंगे और मॉर्निंग में उठने के बाद भी थोड़ा स्ट्रेचिंग कर लेंगे और थोड़ी वॉक और सिकाई करेंगे तो सर्कुलेशन जॉइंट्स का बनेगा, जो सर्कुलेशन आगे चल के आपको लुब्रिकेशन बनाने में मदद करेगा। जी, चलिए जितेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो बहुत सारे कॉलर्स हैं, देखिए क्योंकि आज तो समय की सीमा है, मुझे लगता है जितने लोग हमारे साथ अभी जुड़े, क्योंकि समय की सीमा है। डॉक्टर हितेश, चलते चलते हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए
कोई ऐसी बात, कोई उनके लिए ऐसा टिप्स जो ऑर्थोपेडिक से रिलेटेड हो जो वो आगे कर सकते हैं? देखिए बेस्ट चीज़ यही है कि रेगुलर अपने आप को फिट रखें, वॉक करते रहें, रेगुलर एक्सरसाइज ज़रूरी नहीं जिम जाके एक्सरसाइज हो, घर में अगर आपके यहाँ सीढ़ियाँ हैं तो कोशिश करें 10-15 बार सीढ़ी ऊपर नीचे हो जाए, जिससे बॉडी वो मोबिलाइज बनी रहे। आप फ़ोन पे जितनी भी देर बात करते हैं बजाय कुर्सी पे बैठ के बात करने के, आप उसको वॉक करते हुए कमरे में बात करें। जितनी देर आप वॉक करेंगे उतनी देर में आपके जो कैलोरीज बर्न होंगी वो आपके बोन्स को हेल्दी रखेंगी। कोशिश करें कि एक बॉडी को जितनी मूव कराएंगे वो मूवमेंट आपके लिए आगे फ्यूचर में सारे जॉइंट पेन से आपको बचा सकती है। और हेल्दी खाएं, ज़्यादा जंक ना खाएं, कोशिश करें ग्रीन वेजिटेबल्स, दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करें। चलिए, तो मुझे लगता है बहुत सारे वो टिप्स ऐसे दिए हैं जो हम रोज अपना भी सकते हैं और उसमें कोई बहुत ज्यादा अलग से आपको चीज करनी नहीं है, लेकिन आपको फिट रहना है तो आपको ही उसमें वर्कआउट भी करना पड़ेगा। डॉक्टर हितेश, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में। तो हेलो डॉक्टर में आज डॉक्टर हितेश हमारे साथ थे, ऑर्थोपेडिक हैं और बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई हैं। कुछ कॉलर्स थे जिनके सवाल थे उसके भी उन्होंने जवाब दिए हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम यदि खुद करना चाहें तो सॉल्व हो सकती हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी भी आपको तकलीफ होती है तो प्लीज आप खुद मेडिसिन मत लीजिए, पहले आप उसे कंसल्ट करिए, उसके बाद ही किसी भी मेडिसिन का सेवन करेंगे तो वो बहुत अच्छा होगा। आज हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नए एपिसोड में नए डॉक्टर के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।